ये आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी चीज है वो कासिम दे बाद पा दे, वो बेचारे को फंसा दे। मीडिया एक रजिया है जो गुंडों में घिरी हुई है, ठीक है, और गुंडे जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। तो वो जो साहब थे वो कहते हैं हमें मुझे खास तौर पे बार बार नाम लेके ये इसकी गवाही देगी। यहाँ तक कहा कि अगर मार्शल लगाया तो तुम्हारा भी नाम उसमें लगा देंगे। मैं जब वापस गया तो मुझे ऑर्डर आया कि ये रिपोर्ट नहीं करना, कि वो मुझ जैसे सहाफी को ये रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई। छितर परेड की उसने हमारी। क्या कसूर क्या है कि आप शाह साहब, ये होता है हमारे साथ मीडिया के साथ पाकिस्तान में। अच्छा। जब वो साहब, और नाम ले ही देता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए इंतहाई खतरनाक इंकशाफात कर दिए। नाज़रीन आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं खवातीन से माजरत के साथ एक मुहावरा बन गया, अब क्या करूं मैं। मीडिया एक रजिया है जो गुंडों में घिरी हुई है, ठीक है, और गुंडे जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। अब मैं यहाँ पे आसमा के लिए ज्यादा मसाइल पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि कुछ वाकयात की ये भी आनी शाहिद है, और मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता कि हमें ऐसी बातों का पता है जिसका पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम बता ही देते हैं ना, उसकी वजह से पाबंदियां भी लगती हैं, मसाइल भी होते हैं। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो जब तक एक आज़ाद पार्लियामेंट नहीं चलाएगी तो ना पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ना कश्मीर के मसले हल होंगे। हिंदुस्तान जो करता है वो एक अलहदा कहानी। लेकिन बहुत अच्छा एक नुक्ता उठाया आसमा ने कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ। ये मत समझें कि 5 अगस्त 2019 अचानक हो गया, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के दिन जंग अखबार में जो मेरा कॉलम शाया हुआ वो गूगल करके निकाल के पढ़ लें। तो मुझे अगर कुछ पता था और मैं वो वार्न कर रहा था तो उसकी कोई वजह थी ना। सिर्फ एक आसमा शिराजी नहीं है यहाँ पे जिसको कुछ बातों का पता है, एक और भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं बड़े मोहतरम, फवाद हसन फवाद साहब, ये वजीर आजम साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। इनको भी पता है कि कौन कौन से पाकिस्तान के ताकतवर लोग कश्मीर को बेचने के चक्कर में थे। इंडिया ने जो किया उसको छोड़ दो ना, इंडिया की तो मजम्मत करते हैं भाई, दुश्मन है। वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से कश्मीर को बेचने की कोशिश की। आसमा आपकी इजाजत से, बुरा ना मनाना, एक जगह पे आसमा भी बैठी हुई थी और मैं भी बैठा हुआ था, ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं नाम नहीं लेता, पता चल जाएगा सबको। चलो ये वैसे हैं बड़े समझदार कश्मीरी हैं, इनको लोग बेवकूफ समझते हैं लेकिन हैं बड़े समझदार। तो वो जो साहब थे वो कहते हैं हमें मुझे खास तौर पे बार बार नाम लेके ये इसकी गवाही देगी। यहाँ तक कहा कि अगर मार्शल लगाया तो तुम्हारा भी नाम उसमें लगा देंगे। वो बार बार कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते थे, ये मीडिया ने मसला हल नहीं होने दिया। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल यही कहा उसने। बिल्कुल। कौन? नहीं भाई, 19 के बाद की बात है ये। बस ठीक है, कसौटी नहीं, बस ठीक है समझ आ गई आपको। ये 2019 के बाद की बात है। जी हाँ। नहीं, कासिम के अब्बा नहीं है, वो तो सिविलियन है भाई। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी चीज है वो कासिम दे बाद पा दे, वो बेचारे को फंसा दे। अच्छा देखो, हालांकि इस मामले में कासिम के अब्बा काफी बेजर है। देखिए, ये मजाक में ना लें इसको। उन्होंने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करने की कोशिश करते हैं और ये मीडिया वाले मसला कश्मीर हल नहीं होने देते। अब उन्होंने मसला कश्मीर कैसे हल करने की कोशिश की? उन्होंने करतारपुर राहदारी खोली, ठीक है, अच्छी बात है, खोली आपने। उसके बाद उन्होंने बैक चैनल खोल दिया, बैक चैनल से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में क्या होना चाहिए था? को कश्मीरियों को रिलीफ मिलता। फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया फरवरी 2021 में, उसका कोई रिलीफ मिलना चाहिए था ना कश्मीरियों को। तो अगर आपको याद हो तो मैं उन दिनों में सीज फायर के बाद मैं वो हजेरा गया, आगे गया अब्बासपुर, उसके आगे मैं उधर फिरता रहा, LOC पे लोगों से बातचीत करता रहा। को हालात मुझे को ठीक नजर नहीं आए कि पहले वो इंसानों को गोलियां मारती थी इंडियन आर्मी, सीज फायर के बाद वो उनकी मुर्गियां, भैंसें, बकरियां, उनको गोली मारते हैं। मैं जब वापस गया तो मुझे ऑर्डर आया कि ये रिपोर्ट नहीं करना कि वो गाय, भैंसों और बकरियों को गोलियां मारते हैं। मैं कहा क्यों जी? मेरे पे ये भी वक्त आना था पाकिस्तान में कि मुझे कहा जा रहा है कि इंडियन फौज जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है, और मैं कहूँ नहीं, बिल्कुल सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, सब सही जा रहा है। तो तब काफी हालात जो है वो हमारे लिए खराब हो गए और सीधी सी बात है, सेंसर के जरिए हमारी आवाज दबा दी गई। किस चीज पे सेंसर लगाया? मेरे प्यारे बच्चों, आपको सुना रहा हूँ, बुजुर्गों को नहीं सुना रहा, कि ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है मीडिया। मुझ जैसे सहाफी को ये रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई कि सीज फायर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी जो है वो मजलूम कश्मीरियों की जो माल मवेशी है
उन पर फायरिंग करती है ताकि वो हिजरत करके पीछे चले जाएं, इलाके खाली कर दें। इसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। अगर मैं इस पे कुछ लिखता था तो वो शाया नहीं होता था, कुछ बोलता था वो ऑन एयर नहीं होता था। तो अल्टीमेट उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन वो जो मास्टरमाइंड साहब थे उन्होंने को 10-15 सहाफी इकट्ठे किए और उनमें आसमा भी बैठी हुई थी और उसने जनाब हमारे खिलाफ एक चार्जशीट खोल दी। तो मुझे तो उस दिन बड़ा अपने आप पे फख्र हुआ कि यार मेरे पे चार्जशीट लग रही है, आसमा शराजी पे चार्जशीट लग रही है, बाकी हमारे जो साथी हैं उनको नाम ले ले के वो साहब सलवाते सुना रहे हैं। बस उन्होंने ये नहीं किया कि छड्डा का नहीं, बाकी जो उन्होंने करना था कह दिया। छितर परेड की उसने हमारी। क्या कसूर क्या है कि आप हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और आप मीडिया वाले मसला हल नहीं होने देते। अब वो सुन लें उनका सोल्यूशन क्या था, जो वो सोल्यूशन भी उन्होंने रिपीट किया। क्या कहा था उन्होंने? वही जनरल मुशर्रफ वाला जो फॉर्मूला था कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। ये कोई सलूशन है या धोखाधड़ी है? धोखा। तो शाह साहब ये होता है हमारे साथ मीडिया के साथ पाकिस्तान में। अच्छा, मैं मीर साहब, अब चूंकि आपने बार बार इस मौजू पे बोलना है, ये आपने इतना बड़ा एक सच बोल दिया है जिसकी सजा आपने भी भुगतनी है और फिर हमने भी भुगतनी है और शाह साहब ने ज्यादा भुगतनी है। हमने ये बात उस वक्त की जब वो साहब, और नाम ले ही देता हूँ यार, जब वो साहब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जब वो आर्मी चीफ थे, उसके हटने, आर्मी चीफ से के ओहदे से हटने के बाद बात नहीं की। ये सारी बातें भी वो उस वक्त कर रहा था जब उसने वर्दी पहनी हुई थी और 9 महीने उसने मेरे पे पाबंदी लगाई रखी इन्हीं बातों की वजह से। तो हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जब कोई बंदा चला जाए, ऑफिस से चला जाए, फिर उस पर बात करो। तो ये बताना सिर्फ आपको ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम अगर सहाफत के प्रोफेशन में हैं तो हम सिर्फ अगर ये कह दें कि ओहो जी आवाज़ बंद हो गई थी, पाबंदी लगा दी थी तो इसलिए मैंने बात नहीं की। बात मैंने भी की, आसमा ने भी की, उसका खमियाजा भी भुगता और वो खमियाजा भुगत के हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये हमारा प्रोफेशन है, ये करना है। लेकिन क्योंकि आज का मौजू ये है मसले कश्मीर और मीडिया का किरदार, तो मीडिया का किरदार मैंने कह दिया कि उस पर तो मुझे बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का किरदार जो है वो शर्मनाक तरीन है। तो अली गिलानी साहब का आखिरी दिनों में अपनी उनकी वफात से पहले जो मुझे उनका जो मैसेज आया था वो मैंने उसको छुपाया नहीं कोई भी, मैंने उसको मीडिया पे मैंने नशर कर दिया था। वो यही था, सीधी सी बात है, डोंट ट्रस्ट बाजवा, ये था। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हामिद मीर ने बताया किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल किया जाता है और हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से भी इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए कि किस तरह से जनरल बाजवा उनको बुलाकर कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ चेंज करने पर मजबूर करते थे। हामिद मीर के मुताबिक जनरल बाजवा कश्मीर का सौदा करना चाहते थे। नाज़रीन, आपने हामिद मीर के इंकशाफात सुने। आप इन इंकशाफात को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।